लास्ट में हम लोगों ने बेटा डी ब्लॉक के सारे कॉन्फ़िगरेशंस देख लिए थे, ठीक है ना। अब हमारा एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकी है, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए, एसपीडीएफ में डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 5D 6D सीरीज। यहां पर सबसे पहले जो 3D सीरीज थी उसके बारे में बात करी थी कि 3D सीरीज में D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। 4D सीरीज के अंदर D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। उसमें एक टेक्नीशियम एक एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था कि उसमें एम्बिग्विटी है थोड़ा सा, है ना। अगर उसका हम लोग दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन में D6 आता है, तो फिर वो जो D3 D6 D9 नहीं आएगा में से तो D6 हट जाएगा अगर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। खैर, कभी पूछा नहीं गया और आगे पूछे जाने के भी चांसेस कम है। दूसरा मैंने आपको ये बोला था, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए आप टिक कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी में, कोई 11th में लिखा है, कुछ 12th में लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने बात करा था 5D सीरीज के बारे में। 5D सीरीज में बोला गया था D8 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा, और यहां पर बोला गया था D9 नहीं आएगा और D10 रिपीट होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक में, ठीक है। एफ ब्लॉक में हम लोग पहले से जानते हैं दो सीरीज होती है, एक होती है लैंथेनाइट सीरीज और एक होती है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। एफ ब्लॉक की बात करें बेटा तो सबसे पहले एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बात करते हैं। और एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS2 N-1D में 0 और 1, और फिर आता है N-2F में 1 से 14। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब पहली बात, वही इनर्ट गैस वगैरह वगैरह की जो हम बात करते थे वैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन से सीरीज के बारे में, 4F सीरीज। बेटा एफ के साथ ये जो नंबर होता है ये N-1 N-2 में से क्या होता है बेटा, N-2। अगर N-2 का वैल्यू 4 है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। मतलब इसकी जो पीरियड नंबर है वो क्या है बेटा, 6 पीरियड का एलिमेंट है। एंड सिमिलरली 5F के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। मतलब 5F सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड, ठीक है ना। तो पहली बात तो हो गई बेटा 4F के बारे में, दूसरी बात हो गई बेटा 5F के बारे में कि कौन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। दूसरी बात, 4F सीरीज को क्या लैंथेनाइट सीरीज का नाम भी दिया गया है बेटा, यस। तो इनको लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स या लैंथेनोन्स, तीन नाम होते हैं। लैंथेनाइड्स, लैंथेनॉइड्स NOIDS, या लैंथेनॉन्स NONES, ठीक है। पर लेंथ वर्ड आ रहा है, अब लेंथ के बाद नाइड बोले, नॉइड बोले, नॉन बोले, आपको समझ में आ जाना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, इन्हीं के बारे में, है ना। तो मैं बाकी नाम नहीं लिख रहा हूं, बट इसके टर्म्स में थोड़ा स्पेलिंग में चेंज आता है कई बार, ध्यान रखिएगा इस बात का। इनको एक्टिनाइड्स, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनोन्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करिए बेटा सीरियम के बारे में। तो 4F series starts with atomic number 58 and ends at atomic number 71. Similarly, 5F series starts with atomic number 90 and ends at atomic number 103, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिस्कशन यहां पर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। पहले काम करें, आप ये सीरीज तो लिख लो, एक पहली वाली है ना, मैं जब तक एटॉमिक नंबर लिखता हूं तो आप सीरीज लिख लीजिए।
चलिए बेटा ना, अब यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग एफ सीरीज की बात करें या एफ ब्लॉक की बात करें, उसमें दो सीरीज आ रही है, एक तो 4F और एक 5F। 4F की बात करें तो सबसे पहले मुझे आपको बता दिया कि 4F सीरीज को लेंथेनाइड्स बोला जा सकता है। पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 58 से, एंड कहां पर होगा? 71 पे। तो पहले तो इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आई होप तरीका इसका भी पता होगा सभी को। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है, फिर से सुन लेना, सिर पर नदियां प्रेम की समाई। देखो 4F और 5F की जब हम बात करेंगे, इवन आगे भी जाके हमको एफ ब्लॉक के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है हमारे सिलेबस में। 4F और 5F में से ज्यादातर मतलब 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4F से होगी, चाहे कुछ भी आप पढ़ोगे पूरे सिलेबस में। जैसा 4F में पढ़ते हैं लगभग वैसे ही आप 5F में पढ़ोगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो 4F से होते हैं, क्योंकि 5F के एलिमेंट्स भयंकर रेडियो एक्टिव होते हैं, भयंकर रेडियो एक्टिव होते हैं, और इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं कि इनका हाफ लाइफ पीरियड मिनट्स में होता है। और अगर हाफ लाइफ पीरियड मिनट्स में है तो इनकी प्रॉपर्टी उतनी अच्छी तरीके से डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमें फोकस मेनली 4F पे रखना होता है। इवन आपने एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखे होंगे तो ज्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है वो गैडोलिनियम का पूछा जाता है। तो 4F 5F में ज्यादा प्रायोरिटी आपको 4F में रखनी है, लेकिन 5F भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में इसके बारे में जो जो बातें दे रखी है उससे क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले 58 से लेकर 71 ट्रिक के ऊपर बात चल रही थी याद करने की। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। ठीक है, अरे तुम, कुछ लोग यबलू कर लेते हैं, यबलू कर लो तो यबलू कर लो, मैं इसको बोलूंगा अरे तुम ये भी लूटोगे। अब देखो इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्व करने का जो पैटर्न है, पैटर्न वैसे ही है जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। जब भी किसी एलिमेंट का कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इनर्ट गैस की। अब इनर्ट गैस पहचानने का तरीका क्या था कि जिस पीरियड का एलिमेंट है उससे प्रीवियस पीरियड की आपको क्या लेनी है? इनर्ट गैस। तो भैया 4F सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 6 पीरियड को, और 6 पीरियड से प्रीवियस पीरियड हो जाएगा 5th पीरियड। 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है? ज़ेनॉन। तो पहली बात तो अपन ने ज़ेनॉन लिख दिया। इनर्ट गैस लिखने के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बेटा किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और एफ ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3 सबशेल आ रहे हैं, एक तो NS आ रहा है, एक N-1D आ रहा है, और एक N-2F आ रहा है। मुझे बताइए यहां पर n की वैल्यू आपने कितनी रखनी है? 6। तो अगर n की वैल्यू यहां 6 रखोगे तो क्या बन जाएगा? 6s। ये क्या बन जाएगा? 5D। ये क्या बन जाएगा? 4F। तो बेटा 6s 5D और 4F यहां पर लिख दिया। सर आपने इसको इधर और इसको इधर क्यों लिखा? मैंने अवभाव के हिसाब से लिखा। अवभाव के हिसाब से स फ ड प होता है, ठीक है ना, तो मैंने उसको अवभाव के हिसाब से लिखा है। आप इसको पहले इसको बाद में लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आइए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 90 से और खत्म कहां पर होता है? 103 पे। अभी ट्रिक पे बाद में देखते हैं, पहले बस सबशेल्स की बात करते हैं। 5F सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। तो 7th पीरियड के लिए इनर्ट गैस किसकी आएगी? प्रीवियस पीरियड, दैट इज 6th पीरियड। और 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? रेडॉन। बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के जरूरत पड़ेगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू 7 रखता हूं तो बनता है 7s, फिर बनता है 5F और फिर बनता है 6D। तो 7s 5F और 6D, ये हमने अभी सबशेल लिख दिया। अब कायदे की कहानी सुनिएगा, आगे का क्या होता है। हमने डी ब्लॉक को सॉल्व करने का जो तरीका देखा था उसमें देखा था ये नहीं आएगा, ये रिपीट होगा इस तरह से। वैसे ही काम इसमें भी हो सकता है कि भैया ये 4F का पहला मेंबर है, ये 4F का दूसरा मेंबर है, ये 4F का तीसरा मेंबर है, वैसे कर सकते हैं इसको भी। और उसकी भी वही कि ये आएगा वो नहीं आएगा ऐसा होता है, पर एक और तरीका होता है। तो मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूं ताकि हमने को अलग अलग पैटर्न्स पता हो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो तरीका हम लोग यहां पर यूज करेंगे वो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो क्या है बेटा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 4F की, क्या हर जगह ज़ेनॉन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, मतलब 58 में से 54 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहां भर दिए, पक्की बात है। 71 में से 54 तो यहां भर दिया, ज़ेनॉन भर दिया, मतलब 54 भर दिया। अच्छा मुझे बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS के इलेक्ट्रॉन हर बार 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। मतलब NS का इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। D का इलेक्ट्रॉन वेरिएबल है, F का इलेक्ट्रॉन वेरिएबल।
तो पहले जो फिक्स्ड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जेनॉन फिक्स्ड है और 6s2 फिक्स्ड है, ns2 फिक्स्ड है क्योंकि, तो 6s2 फिक्स्ड है। मतलब अगर आप 4f के किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और आपको कुछ भी नहीं आता, तो कम से कम आप जेनॉन 6s2 तो लिख के आ ही सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और 6s में आपने 2 भर दिया, तो 54 प्लस 2 क्या हो गया 56, 54 प्लस 2 क्या हो गया 56। मतलब 58 में से 56 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए और 71 में से भी 56 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए। मतलब क्या 4f सीरीज में 56 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे शुरुआत के, उनकी जगह फिक्स है या नहीं है। अब इसी को हम लोग बोलेंगे कि जब भी आपको 4f का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 4f का, तो 4f में एक तरीका है अब तक 56 भरो। मूवी देखी है सबने, नाना पाटेकर की मूवी का नाम है अब तक 56। अब देखो यहां पर हम बात करें क्या कहानी आ रही है, अब तक 56 भरो। अब तक 56 भरने का मतलब है कि 4f का कोई भी एलिमेंट आए तो आपको जेनॉन 6s2 तो उसके अंदर फिल करना ही करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब हम 4f सीरीज की बात कर रहे हैं तो एक डायलॉग हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 4f में सबसे पहले क्या करना है, अब तक 56 भरना है। अब तक 56 भरने का मतलब जेनॉन 6s2 भरना है। इसी तरीके से अगर यहां बात करूं, ध्यान सुनिएगा, क्या यहां 7s2 आएगा ही आएगा, यस। रेडॉन का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है 86, और 86 में 2 भर दिया तो कितना हो गया 88। मतलब यहां पर 88 इलेक्ट्रॉन, 90 में से 88 का कंडीशन बिल्कुल फिक्स है, 103 में से 88 का कंडीशन बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब 5f की जब मैं बात करूंगा तो ये जो डायलॉग अब तक 56 था ये हो जाएगा अब तक 88 भरो। और अब तक 88 भरो का मतलब क्या हो गया कि आपने रेडॉन और 7s2 तो फिल करना ही करना है। चेक करते जाइएगा। सबसे पहले बात करी हमने 4f के बारे में, और 4f के लिए जो डायलॉग आपको बताया वो क्या है बेटा, अब तक 56 भरो। अब तक 56 भर दिया, मान लीजिए आगे क्या, आगे डी और एफ बच रहे हैं। कौन बच रहे हैं, डी और एफ। आप देखोगे डी और एफ बच रहे हैं, और डी और एफ की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है या वेरिएबल है, वेरिएबल। अब देखो क्या कहानी बन रही है, ध्यान से सुनना, पैटर्न को समझना। अब तक 56 भर दिए तो बेटा 58 में से कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 56, बचे कितने 2। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डी और एफ में मिला के आएंगे। हो सकता है यहां 2 आ जाए, हो सकता है यहां 0 आ जाए, क्योंकि इसमें 0 1 में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहां 1 और यहां 1 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहां पर बताइए अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2। अब तक 56 भरने के बाद कितने बच रहे हैं 3। अब तक 56 भरने के बाद 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते यहां आएगा 15। अब तक 56 भर दो, 71 में से 56 माइनस करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 15। मतलब एक पैटर्न आया कि अब तक 56 बनने के बाद 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। अब उन 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन को आपको मिला जुलाकर डी और एफ में भरना है। यहां पर आइए सेम पैटर्न मिलेगा। अब तक 88 भर दिया, अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, कितने बचेंगे 3। 88 भरने के बाद कितने बचेंगे 15। तो दोनों जगह पैटर्न सेम आ रहा है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का, कि अब तक 56 भरने के बाद 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और अब तक 88 भरने के बाद 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 2 से 15 इलेक्ट्रॉन को आपको मिला जुलाकर डी और एफ में भरना है। अच्छा अब एक बात बताओ, डी में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और अगर मुझे यह पता है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अभी इनमें, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इनमें, और डी में अगर 0 या 1 दोनों आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, और कोई मुझे यह बता दे कि इनमें से किसके डी में 0 है और किसके डी में 1 है, तो क्या बचे हुए इलेक्ट्रॉन एफ में भर जाएंगे बेटा। यस। तो अब हमारा फोकस ये है कि डी में कहां पर 0 आएगा और डी में कहां पर 1 आएगा। उसके लिए हम लोग बोलेंगे से गुड लक। क्या बोलेंगे बेटा, से गुड लक, है ना। से गुड लक में D1 आएगा, से गुड लक में D1 आएगा। और अगर इसमें D1 आ गया तो बताओ डी की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एक तो D1 और एक D0। अगर से गुड लक में D1 आएगा तो बाकी बचे हुए में क्या आएगा D0। रेस्ट ऑल में D0 आएगा। ध्यान से देखते जाइएगा
किसमें बोला बेटा D1 से गुड लक में D1, बाकी सब में क्या भरना है D0। चेक करिए इधर, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से गुड लक, अब से गुड लक को देखो जरा ध्यान से सबसे पहला, लक सबसे आखिरी, और GD वही है गैडोलिनियम, पहला आखिरी और बीच वाला। इन सब में आपको क्या मिल रहा है बेटा D1 से गुड लक। आ जाओ बेटा, से गुड लक में क्या आएगा बेटा D1, रेस्ट ऑल में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा D0। अब देखो ध्यान से सुनना, समझना बात को। सबसे पहले हमने क्या भरा अब तक 56, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे 56 भरने के बाद 2, उन 2 में से एक आपने कहां भर दिया D में। अगर एक D में भर गया तो बताओ F में कितना आएगा, एक ही तो आएगा। यहां पर बताओ अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे 3, 3 को आपको D और F में भरना था मिला जुला के ना, इनको तो भूल जाओ, 3 को DF में भरना था, उनमें से D में कितना आया 0। अगर D में 0 आया तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे F में। मुझे बताओ अब तक 56 भरने के बाद कितने बच रहे थे 4, 4 में से D में कितना गया 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, पूरा का पूरा आ जाएगा। यहां पर भी 5 बच रहे थे, 0 गया तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 6, यहां आएगा 7। इस पर आइए, अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बेटा 8, 8 में से D में इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया, गया, कितना गया 1, तो 8 में से एक D में चला गया तो F में कितना आ गया 7। फिर यहां पर आइए, अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे 9, 9 में से D में कितना गया 0, तो यहां क्या जाएगा 9, यहां आएगा 10, 11, 12, 13, 14। अब देखो वापस से 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे अब तक 56 भरने के बाद, 15 में से एक कहां चला गया D में, तो यहां पर क्या आ जाएगा 14। इसको कल वाले पैटर्न के हिसाब से बोलूं तो ध्यान से देखिएगा, F1 के बाद सीधे 3 आ गया तो F2 नहीं आएगा, F7 के बाद सीधे 9 आ गया, मतलब F8 नहीं आया, तो इसको हम कल वाले पैटर्न से बोले तो क्या बोलेंगे F2 F8 नहीं आएगा, और F7 और F14 रिपीट होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो रिपीट होता है। तो दिस इज द पैटर्न फॉर 4F सीरीज, है ना। ये पहले तो आप इस बात को लिख लो, अब तक 56 भरो इस तरह से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा। पहले तो इस बात को लिख लो, फिर कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं। चलिए ना, अब यहां पर देना 4F में ये सारी बातें लिखने के बाद 5F का भी बता ही देता हूं, तो एक साथ लिख लेना। देखो 5F में हम लोगों ने क्या भरा था कि भाई रेडॉन और 7s2 भरने का मतलब है हम लोगों ने क्या भर दिया बेटा अब तक 88, ठीक है। अभी इधर ध्यान देना, अब तक 88 भरने के बाद यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे और यहां पर भी 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे, पैटर्न वही है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब उन 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन को मिला जुला कर किस में भरना है बेटा D और F में। अगर मिला जुला कर D और F में भरना है तो जैसे यहां पर मुझे किसी ने बता दिया कि से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा, तो बचे वो इलेक्ट्रॉन मैंने किस में भर दिया F में। वैसे यहां पर भी कोई मुझे बता दे कि 6D में कहां 0 आएगा कहां 1 आएगा, तो उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को मैं किस में भर दूंगा F में। तो जैसे यहां का ट्रिक हम लोगों ने क्या बोला बेटा, से गुड लक में D1 आएगा, वहां पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। पवन, इसको कैसे रीड करोगे पवन, ठीक है ना, पवन इस तरह से रीड करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, पवन लाइन से तीनों, है ना। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा देखा, आजकल 3D सिनेमा भी चलता है ना, चश्मे लगा के मूवी देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो आइए ध्यान सुनेगा क्या तरीका है, ध्यान सुनेगा। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, इसका मतलब क्या है, पवन लोरी और सिनेमा पे फोकस करिए पहले तो पहले आइए इनको टिक मार्क कर लेते हैं। ये रहा पवन, लोरी और सिनेमा, देखिए ये रहा सिनेमा और लोरी कहां पर है, ये रहा लास्ट एलिमेंट, है ना। तो पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा सिनेमा देखा 1D। अब 1D सिनेमा देखने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि इन सब के अंदर क्या आएगा D1। अच्छा, पवन एक आम आदमी है, क्या है,
आम आदमी, ये है आम जिंदगी और एक है मेंटोस जिंदगी, ठीक है ना। तो पवन इज आ आम आदमी, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पवन एक आम आदमी है, लेकिन थाला को जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? सभी लोग जानते हो, है ना। कौन है थाला? धोनी को बोलते हैं थाला, है ना। अच्छा चलो, थाला जो मतलब सबके लिए ऑप्शन है, सबके हिसाब से है ना। जो थाला को जानते ठीक है, जो थाला को नहीं जानते, थलाइवा को जानते होंगे। थलाइवा कौन है? रजनीकांत को बोलते हैं साउथ में थलाइवा, ठीक है ना। शाहरुख खान का गाना मत याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा थॉर को तो जानते ही होंगे। अब तीनों को नहीं जानते तो फिर कोई मतलब नहीं बेटा आपका, ठीक है। हाँ, अब सुनो, थाला, थलाइवा या थोर, जिसको अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार से देख लेना ना। थाला हो, थलाइवा हो, थोर हो। अगर पवन एक आम आदमी है, अरे गड़बड़ हो गया भाई, यही तो फायदा है, ठीक है। पवन एक आम आदमी को कोई भी मिटा देता है ठीक है, चलो। पवन एक आम आदमी है, आम आदमी का आम आदमी ने कौन सा सिनेमा देखा? वनडे, गरीब था, वनडे देखा। थलाइवा, थोर या फिर थाला, ये उससे एक कदम आगे। अगर वो वनडी देख रहा तो बोल रहे हैं वनडी देख रहा है, ये क्या देखेगा? 2D सिनेमा। कौन सा सिनेमा देखेगा? 2D। पवन ने लोरी गाकर क्या देखा? 1D। और थालाइवा या थोर या थाला जो भी है वो क्या देख रहा है? 2D। ध्यान सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि टीएच मतलब थोरियम की बात चल रही है। थोरियम में बाकी सब में पवन लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, लेकिन थोर ने 2D देखा। ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक का यहां पर मतलब एफ ब्लॉक में जो डी की एंट्री आती है, ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, उसमें डी क्या होता है? या तो 0 होता है या 1 होता है। लेकिन जैसे पैलेडियम, मैंने दो कॉन्फ़िगरेशन बताई थी आपको डी ब्लॉक की, एक बताई थी NS0 to 2 वाली और एक बताई थी NS1 to 2। अगर मैं 1 to 2 ले चलता तो पैलेडियम उससे बाहर था, है ना। वैसे ही जनरली अपन क्या बोलते हैं कि एफ ब्लॉक के अंदर, डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो या तो 0 मिलते हैं या फिर 1। ये मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए वैलिड है, लेकिन थोरियम के लिए वैलिड नहीं है। तो पवन में क्या आएगा? 1D। ये एक्सेप्शनल बात है। थोरियम में क्या आएगा? 2D। लेकिन जनरली बाकी सब में क्या मिलेगा? D0। जैसे यहां पर D1 और D0 पे बात हुई थी, वैसे यहां पर D1 और D0 पे ही बात होगी। बस एक एडिशनल बात आ रही है कि थोरियम में क्या आ जाएगा बेटा? D2। रेस्ट ऑल में D0 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, थाला ने कौन सा देखा बेटा? 2D। रेस्ट ऑल ने सिनेमा ही नहीं देखा, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तुम्हारी तरह। इधर आओ, यहां पर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले थलाइवा आ गया, इधर देखो ये पहले ही आ गया। इसने कौन सा देखा? 1D देखा कि 2D देखा? 2D। 2D देखा मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 2। अच्छा मुझे बताओ, अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 2। उन दो को मिला जुला कर किस में भरना था? डी और एफ में। डी में ही दोनों चले गए तो एफ में क्या आ गया? 0। बाबा जी का ठुल्लू, है ना, कपिल शर्मा देखा होगा पुराना, है। तो अभी यहां पर क्या आ गया? 5F0। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे कल हीलियम पे बात करी थी हमने कि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो एस में था, लेकिन रखा पी ब्लॉक के ग्रुप 18 में। वैसी बात इस पे भी आएगी, थोड़ी देर के बाद करते हैं। यहां आइए, पवन कौन सा सिनेमा देख रहा था? 1D सिनेमा आ गया, 1D। और लोरी में भी आ गया 1D। रेस्ट ऑल में क्या आ जाएगा? D0। तो रेस्ट ऑल में भर दीजिए D0। अब याद करिएगा, अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 2 से लेकर 15। अब फोकस एस को भूल जाइए, डी और एफ पे रखिए। 2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां क्या बचा? 0। 3 में से एक यहां आ गया तो यहां क्या आ जाएगा? 2। 4 में से एक यहां आ गया तो यहां क्या बचेगा? 3। 5 में से एक यहां आ गया तो यहां क्या बचेगा? 4। 6 में से यहां 0 गया तो यहां क्या आ जाएगा? 6। यहां पर क्या आ जाएगा? 7। यहां पर 8 में से एक इधर आ गया तो 7। 9 में से 0 यहां गया तो यहां 9। यहां 10, यहां 11, 12, 13, 14 और फिर से रिपीट हो जाएगा 14। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर ये एफ की कंडीशन है, पहले इसको लिख लो। क्या पहले 4F लिखोगे? चलो इधर इसको लिख लो ना, वो लिख लेना लास्ट में, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन से लिख लो।
सब एनर्जी के, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने के पहले एक बात बोली थी, ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी बोला था। इसमें आप अगर लॉजिक लगाने बैठोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जो है वो पढ़ रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। रीजन होता तो आपको बता दिया जाता। पहले लिख ले, बाद में बात करेंगे। लिख लो, आराम से लिखो, फिर चर्चा करेंगे आराम से, इत्मीनान से। अभी मैंने बोला कुछ बातें करनी बाकी है इसके बारे में, पहले वो कर लें, फिर उसके बाद आपके सवाल लेंगे आराम से, इत्मीनान से। कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त दिमाग में है ना डायलॉग्स रिपीट करते रहना, जैसे अब तक 56 भरा तो कितना बचा, 2 से लेकर 15 बचा, से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0 आएगा। तो वो पैटर्न एक बार दिमाग में चलता रहना चाहिए ना, क्योंकि 14 टाइम्स आप एक सीरीज में लिख रहे हो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो पैटर्न रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बेटा। देखिए जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा एफ ब्लॉक के लिखी, इतना आई होप सबको पता है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब आप देखेंगे तो गैडोलिनियम सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो गैडोलिनियम का क्वेश्चन से गुड लक से भी हो जाएगा, और आपको रटा हुआ होना चाहिए। एक और बात सुनना, गैडोलिनियम के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड टाइप के कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं ना, इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे F14 है, F7 है, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या ट्रिक अभी अगली स्लाइड पे आएगा, मत परेशान, पहले ये तो लिख लो। लिख लिए दोनों, फटाफट लिखे जिन्होंने नहीं लिखा, 1 मिनट का समय और है। भैया वो 5F में रेडॉन 7s2 सब में आएगा, तो आप चाहो तो रेडॉन 7s2 एक बार लिख लो, बाकी जो डिफरेंट है वो पहले लिख लो। बाकी तो रेडॉन 7s2 तो छापने ही है सब में।
चलिए ना, यहाँ पर 5F की बात करी थी हमने, अब तक 88 भरो। अब तक 88 भरो का मतलब क्या था बेटा, रेडॉन 7s2, क्योंकि रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, 86 प्लस 2 कितना हो गया 88। याद करने का तरीका बोला था, पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा सिनेमा देखा, 1D सिनेमा देखा, थलाइवा ने 2D देखा, बाकी सबने कोई सिनेमा नहीं देखा, है ना, D0। पवन ने लोरी गाकर या लोरी सुनकर, कुछ भी है ना, मतलब गाकर या सुनकर उसका कोई मतलब नहीं है। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, इसमें गाकर का कोई मीनिंग नहीं है ना, वो बस टर्म कंप्लीट कर रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। थलाइवा ने 2D देखा, बाकी सब में D0, रेस्ट ऑल D0। चलिए, है ना। अब ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हो जाने के बाद इस पे कुछ और पॉइंट्स पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, उस पे आते हैं, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं, देखिए। सबसे पहले जब हम अफबाउ रूल का सीक्वेंस देखते हैं, तो सीक्वेंस के हिसाब से जेनॉन के बाद कौन आना चाहिए बेटा, सफडप। सफडप के अकॉर्डिंगली स, फ, ड और प। पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में चला जाता तो एलिमेंट किसका बन जाता, पी ब्लॉक का, ठीक है। ये हम लोग कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, एफ में। लेकिन क्या हमेशा शुरुआत से, जैसे हीलियम में हमने बात करी थी कि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के बेस पे उसको कहां रखा गया, पी ब्लॉक के अंदर, है ना। वैसी ही बात यहां पर कर रहे हैं, ध्यान सुना। अगर आप अफबाउ रूल या N+L रूल के हिसाब से देखो, तो बेटा सीरियम को हमने कहां रखा है, एफ ब्लॉक पे। लेकिन सीरियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अकॉर्डिंगली एफ में जा रहा है या डी में जा रहा है, डी में जा रहा है। तो कायदे से ये किसका मेंबर होना चाहिए था, डी ब्लॉक का। लेकिन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी सीरियम को कहां रखा गया है बेटा, एफ ब्लॉक में। तो ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें सीरियम की, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो N+L रूल को वायलेट कर रही है या N+L रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो बेटा जहां पर भी आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, ये N+L रूल का वायलेशन है। क्यों वायलेशन है, क्योंकि जब तक 4F नहीं भर जाता तब तक 5D में कायदे से इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहिए। इधर देखिएगा वापस से, और ये वैसे भी एक्सेप्शन है कि भाई, एक्सेप्शन इन द सेंस कि डी का मेंबर होना था, पर है किसका मेंबर, एफ का। खैर, अगले में देखिए, जहां जहां D1 है, इसको देखिए, ये भी D1 आ रहा है। मुझे बताइए, यहां पर 4F भरने के बाद डी में गया कि नहीं गया, गया। अरे 4F में इलेक्ट्रॉन आया, फिर डी में गया, पर 4F फुलफिल्ड है या नहीं है, नहीं है। तो पूरा भरने से पहले अगर डी में चला गया, तो बताओ अगेन, क्या ये N+L रूल का वायलेशन है या नहीं है। इसी तरीके से ल्यूटेशियम पे आइए, हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट फिर भी एक पैटर्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगेन यहां पर देखो, ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम में बताइए 4F के बाद इलेक्ट्रॉन 5D में गया, क्या यहाँ 4F फुलफिल्ड है, यस। तो ये N+L रूल का वायलेशन नहीं है। हाँ, बस इनमें वायलेशन क्या आ रहा है, वायलेशन ये आ रहा है कि कायदे से इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ही होना था, तभी ये एफ ब्लॉक के मेंबर होते, बट इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसीलिए इनको किसका मेंबर माना जाना चाहिए था, डी ब्लॉक का। लेकिन कहां रखा गया है, एफ ब्लॉक। तो इसको बस ब्लॉक क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शंस मान सकते हैं। N+L रूल का ये वायलेशन हो सकता है, N+L रूल का ये वायलेशन होता है, 71 वायलेशन नहीं है, क्योंकि एफ भरने के बाद ही डी में गया है। ठीक, आगे आइए। सेम कहानी यहां पर भी आप देख सकते हो। थोरियम के ऊपर मैंने बोला था कुछ चर्चा करनी हमें, उस पर आते हैं। मुझे बताइए, यहां पर तो कम से कम एफ में इलेक्ट्रॉन तो था, यहां पर इसको किसका मेंबर माना गया, 5F का। इसके 5F में इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं है, नहीं है। जब 5F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर भी किसका मेंबर माना गया, 5F का, जबकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में। तो कायदे से ये भी किसका मेंबर बनना चाहिए था, डी ब्लॉक का। और 5F में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको 5F का मेंबर माना गया है। क्यों माना गया, कारण वही हीलियम वाला है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज, जैसे ये सब रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी आप नाम से समझते होंगे रेडियो एक्टिव है ना। ये सब एक कॉमन स्टेट दिखाएंगे +3 वाली, थोरियम भी एक कॉमन स्टेट दिखाएगा +3 वाली, मतलब इसकी कई सारी चीजें इस ग्रुप से मैच होती है। भले इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में नहीं है, देन ऑल्सो इट हैज बीन प्लेस्ड इन 5F सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ये कुछ अलग बात थी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि जनरली ऐसा होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां पर है, बट इसके 4-5 एलिमेंट्स या 3-4 एलिमेंट एक्सेप्शन होते हैं। जैसे हीलियम पे हमने बात करी, थोरियम आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पर भी एक्सेप्शन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा था भाई,
हाँ, शेल भी तो देखना है। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ते हैं एनर्जी का गैप थोड़ा थोड़ा कम होता है। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन आप जितना सिंपल सोचते हो उतना सिंपल है नहीं। इट इज एन ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी। जैसे यहां पर अभी देखो होता क्या है, हर चीज का रीजन अलग मिलेगा। अगर हर चीज का एक ही रीजन हो तो रीजन बताने का कोई फायदा है? आप मेरे से पूछोगे क्रोमियम कॉपर में ऐसा क्यों हुआ, 11वीं से आपको क्या सिखा दिया जाता है? हाफ फील्ड फुल फील्ड। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, हाफ फील्ड फुल फील्ड होने के लिए ऐसा होता है। ऐसा होता ही नहीं। अभी जैसे हम बात करें कि यहाँ 4F और 5D में से डी में क्यों चला गया, एफ में क्यों नहीं चला गया? हर चीज का रीजन ही अलग है, कोई मतलब ही नहीं उनको समझने से। ये बनाया आपने 6-7 शेल बना लो ऐसे, ठीक है? कितने बन गए? 1 2 3 4 5, ये बना दिए 6। इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? 1s। इसके अंदर कौन बैठा है? 2s 2p। इसके अंदर कौन बैठा है? 3s 3p 3d। इसके अंदर बैठा हुआ है 4s 4p 4d 4f। इसके अंदर बैठा हुआ है 5s 5p 5d 5f 5g। इसके अंदर बैठा हुआ है 6s, है ना? ऐसे बैठे हुए बहुत सारे। अब होता क्या है कि जब आप बाहर वाले शेल की बात करते हो तो हमेशा nth शेल में s और p होता है। s के साथ n चलता है, s और p के साथ। d के साथ n-1 चलता है, f के साथ n-2। अब होता क्या है कि जैसे आपने बोला किसी का कॉन्फ़िगरेशन ns2, फिर कॉन्फ़िगरेशन में आ गया n-1d 0 और 1, फिर कॉन्फ़िगरेशन में आ गया n-2f 1 to 14। ऐसा चल रहा है। तो ध्यान से सुनना और समझना। होता क्या है, जैसे 6s2 आपने भर दिया तो अभी p में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p में चला गया तो किसका मेंबर बन जाएगा? p ब्लॉक। अभी मैं d और f के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो d और f में बाहर वाले शेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। 2 के बदले कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, इन केस ऑफ d ब्लॉक, पैलेडियम वेलेडियम टाइप का, ठीक है ना? यहां पर इसके बाद अंदर वाला जो भरेगा उसमें क्या आएगा बेटा? 5s2 5p6 और यहां पर क्या आ जाएगा? 5d10। मान लो अपन ने ये भर दिया, ठीक है? इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फिर इसके बाद अपन और अंदर चले गए तो यहां पर अपन ने भर दिया 2 6 10 और 14। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ns में जाएगा, फिर d के हिसाब से n-1 में जाता है। n-1 का f नहीं भरता कभी भी, और n-2 f में जाता है। एक बात समझना, किसी भी शेल में जैसे आपने शेल नंबर 4 या 5 या 6 कोई भी ले लिया, बड़ा शेल नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसपीडीएफ सब आ जाए, ठीक है? तो 4 से स्टार्ट होता है, ऐसा एफ भी आ जाए। जो कभी भी किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपने शेल के एस में जाता है, फिर अपने ही शेल के पी में जाता है, फिर अपने ही शेल के डी में जाता है, फिर अपने ही शेल के एफ पे जाता है। ये आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे अभी आगे जाके। 2 ऑर्डर्स होते हैं, 2 ट्रेंड्स होते हैं सेम शेल के लिए। सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले, मान लो शेल नंबर आपने n ले लिया, n-1 ले लिया, n-2 ले लिया, कोई भी ले लिया, शेल शुड बी सेम। कोई भी एक शेल नंबर पकड़ लो, शेल नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, पर शेल सेम होना चाहिए। मैंने शेल का नंबर एक फिक्स रख दिया n। अगर n में s है, p है, d है और f है, जैसे 1 होता तो 1 में सिर्फ s ही होता, pdf नहीं होता। अगर 2 है तो s और p होगा, 3 है तो spd होगा, 4 है तो spdf होगा, 5 है तो spdfg होगा। डिपेंड्स, आपने जो शेल नंबर लिया है उसके अकॉर्डिंगली उसमें spdf में से क्या क्या है वो डिपेंड करता है शेल नंबर पे। पर अगर शेल नंबर सेम है और इनमें से जो भी होगा उसका इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले सेम शेल के s में जाएगा, पक्की बात है, फिर उसी शेल के p में जाएगा, पक्की बात है, फिर उसी शेल के डी में जाएगा और फिर उसी शेल के एफ में जाएगा। ये फिक्स्ड कंडीशन है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा पहले किसी शेल के एस में, फिर उसी शेल के पी में, फिर उसी शेल के डी में और फिर उसी शेल के एफ में। सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अभी तक तो हम सबडप सड़प पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। वो सड़प सबडप में शेल नंबर अलग था, n था, n-1 था और n-2 था। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेम शेल। ध्यान से सुनना, अगर शेल नंबर डिफरेंट है
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ns में जाएगा, फिर उसके बाद n-2 f में जाएगा, फिर उसके बाद n-1 d में जाएगा, फिर उसके बाद np में जाएगा। पर आप देख सकते हो यहां पर शेल नंबर सेम नहीं है। सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा पहले अपने s, फिर अपने p, फिर अपने d और फिर अपने f में होगा। चेक करते हैं एक बार। अफबाउ रूल का सीक्वेंस याद करिएगा। स, सप, सप, सड़प, फिर से सड़प, फिर आ गया सफडप और फिर अगेन आ गया सफडप, है ना, ये आ गया। ये सीक्वेंस देखिए। अगर आपने शेल नंबर अलग अलग लिए हैं, शेल नंबर अलग अलग लिए हैं, तो सफडप इज द सीक्वेंस। लेकिन अगर आप शेल नंबर सेम कर दो, आप कोई भी एक शेल नंबर 1 2 3 4 टाइप का ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 से समझा रहा हूं क्योंकि एसपीटी कम से कम 3 आ जाए तो अपने को समझ में आएगा। मान लो मैं शेल नंबर 3 लेता हूं, 3 वाले ढूंढो, सिर्फ 3 वाले ढूंढो क्योंकि शेल की बात चल रही है। थर्ड शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं? 3s, 3p, 3d। ढूंढो। सबसे पहले आएगा 3 का s, पक्की बात है, फिर आएगा 3 का p, फिर आएगा 3 का d। सेम शेल नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी शेल के पहले s में जाएगा, फिर उसके p में जाएगा, फिर उसके d में जाएगा। चेंज कर लो, आप शेल नंबर 4 ले लो। 4 लोगे तो 4 में एसपीडीएफ चारों होते हैं, तो पहले 4 का s ही भरेगा, फिर 4 का p ही भरेगा, फिर 4 का d ही भरेगा और फिर 4 का f भरेगा। फिक्स बात है, कोई चेंज नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है गैप कम ज्यादा हो, लेकिन भरेगा पहले 4 के s में, फिर 4 के p में, फिर 4 के d में और फिर 4 के f में। इसी तरीके से मान लीजिए आपने शेल नंबर 5 लिया होता, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5 के s में जाएगा, फिर उसके p में जाएगा, फिर उसके d में जाएगा, फिर उसके f में जाएगा और उसके बाद उसके g में जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ये सीक्वेंस 2 पैटर्न होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने शेल नंबर सेम ले रखा है या शेल नंबर डिफरेंट ले रखा है। सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा एसपीडीएफ वाला ऑर्डर फॉलो करेगी, और डिफरेंट शेल के लिए अगर मैं पीरियड के हिसाब से बात करूं, ये शेल के हिसाब से बात है और ये पीरियड के हिसाब से बात है कि पीरियड में शेल नंबर अलग अलग आने की वजह से वो सब डब का ऑर्डर फुलफिल करता है। ये अभी मैंने बस समझा, इस पे क्वेश्चन अभी आज करेंगे। अब सुनना क्या कहना चाहता हूं। जैसे यहां पर मैंने बोला कि 5th शेल लिया, तो 5th शेल में पहले 5 का s भरेगा, पक्की बात है, फिर 5 का p भरेगा, पक्की बात है, और फिर 5 का d भरेगा। ऐसे ही अगर मैं 4th शेल में गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 के s में जाएगा, फिर 4 के p में जाएगा, फिर 4 के d में जाएगा, फिर 4 के f में जाएगा। इससे होता क्या है? इससे कोर्स बनते हैं। जैसे आप देखो तो अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यही होगा क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन गया नहीं, क्योंकि हम डी और एफ के लिए बात कर रहे हैं। पी में चला गया तो पी ब्लॉक बन जाएगा। उससे अंदर वाले शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। जैसे 2 और 6 अगर इसमें आता तो 8 बन जाता, और अंदर वाले में देखो तो 2 + 6 + 10 कितना हो गया? 18। उससे अंदर वाले में जाओगे तो कितना बन जाएगा? 32। अगर आप देखें तो 18 और 32 ये अलग अलग कोर्स है, अलग अलग तरह के फुलफिल्ड शेल दिखते हैं। 2 8 18 32 8 तरह का शेल जो होता है उसको भी हम फुलफिल्ड मानते हैं, जैसे ऑक्टेट कंप्लीट। 18 वाला जो कोर होता है ना, ये और अंदर वाला कोर होता है। 32 वाला और अंदर वाला कोर होता है। इसका मतलब S भरा है, इसका मतलब S और P भरा है, इसका मतलब SPD भरा है, इसका मतलब SPDF भरा है। इस कोर को तोड़ना सबसे आसान है, उससे मुश्किल इसको तोड़ना है, उससे मुश्किल इसको तोड़ना है, उससे मुश्किल इसको तोड़ना है। जैसे जैसे स्टेज, जैसे से अंदर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो होता क्या है कि जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, पर वो बात वही है कि हर चीज का रीजन अलग है, इसीलिए कोई कॉमन रीजन नहीं है। वहां पर आप क्रोमियम कॉपर में बोलते हो कि फुलफिल्ड हाफ फिल्ड, यहां पर आप क्या बोलोगे कि भैया आपने सीरियम से पहले सेकेंड ईयर लाएंगे एसी वाले जो एलिमेंट देखे थे, ध्यान सुनना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 57। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 89। आपने कल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, मुझे बताइएगा। ये 4th पीरियड है, 5th पीरियड है, 6th पीरियड है। 6th पीरियड के लिए इनर्ट गैस ज़ेनॉन। और डी का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS,
और n-1 d। तो बेटा 6 पीरियड के हिसाब से 6s और 5d आया था, यहां पर 6 पीरियड के हिसाब से 6s और यहां सॉरी 7s और 6d आया था। और इवन याद करिएगा कि मैंने आपको बोला था कि लैंथेनम और एक्टिनियम के पहले यहां 4f और 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, जबकि इसकी सीरीज में 57 के बाद 58 से 71 का गैप आता था और फिर 72 से 80 में 4f14 भरा होता था और यहां 5f14 भरा होता था। कायदा क्या बोलता है, अफबाउ रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखो, 6s 5d 4f पे बात करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, 6s 5d और 4f पे बात करने वाला हूं। अफबाव के हिसाब से तो 6s के बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाना चाहिए था, 5d सॉरी 4f में, और फिर किसमें जाना था, 5d। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, बाद में 5d। पहले इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, 6s के बाद 4f में जाना चाहिए और बाद में किसमें जाना चाहिए, 5d। जबकि जब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी, 4f में तो इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, पहले ही किसमें चला गया, 5d। क्यों नहीं गया, कोर ब्रेक करना मुश्किल होता है। आप सोचो, ये 5d और ये 4f, इन दो पे फोकस करिएगा। अभी मैंने एक बात बोली, किसी भी सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल के s में जाएगा, फिर उसी शेल के p में जाएगा, तब जाके d में जाएगा। किसी सेम शेल के लिए अगर f में इलेक्ट्रॉन जाना होता तो उससे पहले उसी का s, उसी का p, उसी का d भरा हुआ है। आप इसकी जब लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन अफबाव से लिखोगे तो ये 5s2 भी दिखेगा, 5p6 भी दिखेगा, ये सारे आपको ऐसे मिलेंगे बीच बीच में। अब मुझे बताना, इसका जो कोर दिख रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और इसका जो कोर दिख रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। अब जो ये पहला इलेक्ट्रॉन आया ना 5d का, उसके बाद दो ऑप्शन थे कि अफबाव के हिसाब से तो यहां जाना था, ठीक है, यहां जाता तो कितने का कोर ब्रेक करता, 18 वाला, क्योंकि 19 हो जाता 4f1 आते ही, और यहां जाता तो उसको कितने का कोर ब्रेक करना था, 8 का। उसके लिए आसान काम क्या था, 8 को ब्रेक करना या 18 को ब्रेक, 8, इसलिए यहां चला गया। पर कोई मतलब नहीं है सब समझ के, अल्टीमेटली याद ही करना है, बस अपन ने 20 मिनट वेस्ट करे, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? तो जहां बोल दिया जाए कि कोई मतलब नहीं, मान लिया करो, ठीक है। चले अब आगे बढ़े। वो क्या एक दो बार बताना पड़ता है थोड़ा सा, फिर समझ में आ जाते कि हाँ सही बोल रहे थे। मानते नहीं तब तक फिर बोले सर को हो सकता नहीं आता हो, थोड़ा सा ये भी दिक्कत रहती है, इसलिए एक दो बार बता देते। चलो हो गया, ये समझ में आ गई बात सबको। अब सुनो, क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या बेटा, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in penultimate shell, determine the number of electrons in penultimate shell of d block elements, penultimate shell of d block elements। अब देखिए, हम लोग है ना कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। मैं आपको शुरुआत से एक बात बोल रहे आ रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन जनरली बच्चे गलत करते हैं, जनरली, है ना। और उस जनरली गलत करने का कारण क्या होता है बेटा, हिडन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उसको। आपको बोला गया है कि आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। अब क्वेश्चन पढ़ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन तो है, तभी तो क्वेश्चन बना है। क्या गिवन है, सबसे पहले किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में। क्या पेनल्टीमेट शेल का मीनिंग हम लोगों को पता है कि नहीं पता है, पता है।
पेनल्टीमेट शेल, तीन तरह के शेल पे हमने जनरली बात करी थी, एन, n-1 और n-2। एन को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट। पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं? n-1। तो ये अभी क्वेश्चन में इसने आपको हिंट दे दिया कि आपका फोकस कौन से शेल पे होना चाहिए? n-1 पे। और n-1 पे फोकस तो रखना है, लेकिन किसके n-1 पे? तो आगे दिया हुआ डी ब्लॉक। हो सकता है वो कोई एलिमेंट दे देता कि भैया थोरियम के n-1 पे फोकस करो, हो सकता है वो बोलता पैलेडियम के n-1 पे फोकस करो, पर उसने यहां पर कोई एलिमेंट नहीं दिया, उसने पूरे ब्लॉक को लपेट दिया। कौन सा ब्लॉक लपेट दिया? डी ब्लॉक। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अभी हमारा फोकस पूरे के पूरे डी ब्लॉक पे होना चाहिए। क्या डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को आती है? यस। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन n है 0 to 2 n-1 d 1 to 10। क्यों लिखा सर ये इसलिए लिखा कि जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पता कैसे चलेंगे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोडियम के पी में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी, तभी तो बता पाएंगे। या तो डायरेक्टली आता हो या लिख के बताएंगे, तो हम तो पैटर्न समझ रहे हैं। तो हमने डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा फोकस कौन से शेल पे जाना है? पेनल्टीमेट शेल, क्योंकि इसी के बारे में पूछा गया है क्या ये पेनल्टीमेट शेल है या नहीं है। और आपसे पूछा गया कि पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे को क्लियर आंसर दिख रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 1 to 10, जो कि गलत है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, जो कि गलत है। मैंने आपको पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, दिखा दिखा के गलत करेंगे। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा और बोलेगा बताओ इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके n-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको दिखेगा 1 to, लिखा हुआ जो रहता है ना, उसका इंप्रेशन फटाक से पड़ता दिमाग में। यही लिखा हुआ 1 to 10 लिखा, खट से टिक कर आ गए। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। आपको पेनल्टीमेट शेल के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? ये जो डी दिख रहा है n-1 का, ये तो सबशेल है, ये डी सबशेल है, एसपीडीएफ सबशेल होते हैं। शेल पूछा है। अभी मैंने एक बात बोली आपको, किसी भी शेल के लिए, जो अभी समझा रहा था थोड़ी देर पहले, किसी भी शेल के लिए, सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की एंट्री, अगर शेल नंबर n लिया, कुछ भी लिया, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके s में जाएगा, फिर उसी के p में जाए, फिर उसके d में जाए, फिर उसके f में जाए। ये समझा भी दिया मैंने, इसलिए अब डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, है ना। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दिया था कि भाई यहां पर आप देखोगे तो पहले किसी के s में जाएगा, फिर p में जाएगा, फिर d में जाएगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान सुनना, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके s, फिर उसके p, फिर उसके d और फिर उसके f में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर जो n-1d दिखा रखा है ना, ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन, ये कंडेंस्ड फॉर्म है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में कितने शेल दिख रहे हैं? 2 शेल दिख रहे हैं। शेल नंबर कौन कौन सा? एक तो n दिख रहा है और एक n-। सुनना और समझना, मैं पहले शेल लिख रहा हूं, n हो या n-1 हो, मैंने 2 शेल लिख दिए। मुझे बताइए, किसी भी सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके s में जाएगा, फिर उसके p में जाए, फिर उसके d में जाए, फिर उसके f में। चाहे मैं n के बारे में बात करूं उसके लिए भी ये बात वैलिड है, चाहे मैं n-1 के लिए बात करूं उसके लिए भी ये बात वैलिड है, चाहे मैं n-2 के लिए बात करूं उसके लिए भी ये बात वैलिड है, बशर्ते वहां एसपीडीएफ होने चाहिए। 1 की बात करें तो होगा ही नहीं, तो बात अलग है। अब मुझे बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको n के साथ जो सबशेल दिखा रखा है वो एसपीडीएफ में से कौन है? s है। क्या किसी भी शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके s में ही जाता है? और आपको दिखा भी s रखा है, इसका मतलब है इसके बाद वाले में अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो आपको s के साथ जो नंबर दिखा रखे वो लिख दो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, नंबर में चेंज नहीं करेंगे। मुझे बताओ, यहां पर n-1 के साथ आपको क्या दिखा रहा है? एसपीडीएफ में से क्या दिखा रहा है? डी दिखा रहा है। डी दिखाने का मतलब समझते हैं क्या? डी दिखाने का मतलब है ऑलरेडी n-1 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, लेकिन n-1 में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डी में नहीं जा सकता। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल के s में भरेगा, फिर उसी शेल के p में भरेगा, तब जाके उसके d या f में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका लिखने का मतलब यह है कि ये ऑलरेडी उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर आपको बोला कि किसी एलिमेंट में, जैसे यहां पर आइए, ये n-1d है मान लो, ठीक है, तो मैंने बोला
कि इसके अंदर जैसे मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, किसका लिखा, जिंक का। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिख देते हैं, आर्गन 4s2 3d10। समझना बात को। क्या इसमें ये वाला शेल आपको n दिख रहा है? हाँ। क्या इसमें ये वाला शेल आपको n-1 दिख रहा है? हाँ। अब आपको दिखाया तो मैंने n-1 का d10 है, लेकिन क्या थर्ड शेल में सीधे इलेक्ट्रॉन डी में गया होगा? नहीं ना। अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या 3 का H2 और 3 का P6 भी भरा हुआ बैठा हुआ है? हाँ बैठा हुआ। वो छुपा हुआ है, दिखाया नहीं जा रहा। अगर आपको 3D दिखाया, इसका मतलब है उसने आउटर वाला दिखा दिया। अब इसके अंदर वाले आपको खुद समझने हैं कि वो भरे हुए हैं। जैसे किसी भी शेल में अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे n-2 f लिखते हैं अपन यही लिखते हैं ना कि f के n-2 में जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि n-2 में f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि n-2 में सिर्फ f में जाते, नहीं। f में जाने का तात्पर्य ये है कि n-2 के f में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले n-2 का s, n-2 का p और n-2 का d भरा बैठा हुआ है पहले से ही। पर इतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो फिर अबव क्यों नहीं लिख देते? फिर अपन ने कंडेंस पढ़ा ही क्यों था? इसीलिए हम लोग सिर्फ कंडेंस फॉर्म में जो लास्ट वाला होता है उसको दिखा देते हैं। उससे पहला वाला आपको समझना है कि अंदर भरा हुआ है। तो अब आपको यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना है, नोट बना के। किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर, किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। अब लिखते वक्त आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि पहले SPDF लैंग्वेज में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपको जो समझ में आए। बाद में 4 मई के पहले वो लिखना है ना कि किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके S, फिर उसी के P, फिर उसी के D और फिर उसी के F में एंट्री होती है। सेम शेल के लिए ये बात हमेशा पक्की है। ठीक है। तो ये पहला वाला जो सीक्वेंस हमने लिखा, ये किसका लिख लिया बेटा? सेम शेल का। किसी को बाद में कंफ्यूजन हो तो ध्यान सुनना, अगर शेल नंबर सेम है तो SPDF का फिलिंग का ऑर्डर है, और अगर शेल नंबर डिफरेंट हो तो फिर आप अवबाव रूल से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब डब वाला जो ऑर्डर है ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस से। मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, अब इसका सेंस समझते हैं वापस से एक और बार। ध्यान दीजिएगा, कितने शेल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 2। कौन कौन से शेल नंबर दिख रहे हैं? एक n और एक n-1। इस पे 2 पे ही बात हो रही है, एक n और एक n-1। मुझे बताइए, अभी हमने एक शेल नंबर फिक्स कर लिया, कौन सा? n। किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके s में जाए। यहाँ s ही दिखा रखा है, मतलब इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है। अगले वाले पे आइए, अगला शेल नंबर कौन सा दे रखा है? n-1। इसको फिक्स कर लो, इसके ऊपर बात करेंगे। किसी भी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्टली डी में जा सकता है? क्या नहीं। पहले इसी शेल का क्या भरा होगा? S भरा होगा। फिर क्या भरा होगा? P। तब जाके इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? D। पर D में 10 मत कर देना, जो रेंज दे रखी है वही लिखना है, 1 to 10। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक के कौन से शेल के बारे में पूछा गया बेटा? पेनल्टी मेट। हमें अगर ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 1 to 10, जो कि नहीं है। n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है वो अब हमें दिखेगा। इसका मतलब है S2P6 का मतलब 8 तो हो ही गया। डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता तो 8 + 1 9, और मान लो अगर 10 वाला लूं तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 + 10 कितना हो जाएगा? 18। तो एक रेंज आ गई आपके सामने, और वो रेंज क्या आ रही है बेटा? 9 to 18। अभी लिखते जाइए ना, इसमें और परत दर परत चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा है ना कि मतलब आपको लगेगा बस आता है, हमको आता कुछ भी नहीं आपको, है ना। यहीं पे खेल खाल के चला जाएगा, पड़े रहोगे एक साइड में। चलिए, तो यहां पर आ गया बेटा 9 to 18।
अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं डी ब्लॉक के लिए, क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूं, ओरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन लिखा नहीं सकते, टाइम नहीं होता इतना, बस बता दे रहा हूं। मान लो आपसे पूछता फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कहने का मतलब NH शेल। डी ब्लॉक के लिए NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? रेंज इज 0 to 2। क्लियर दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ हिडन नहीं है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सबशेल ऑफ, अभी मैंने शेल बोला या सबशेल बोला? सबशेल। अभी तक हमारा क्वेश्चन शेल पे चल रहा था, पेनल्टीमेट शेल और आउटर मोस्ट शेल। अब मैं किस पे जा रहा हूं? सबशेल। सबशेल मतलब क्वेश्चन SPDF से रिलेटेड आएगा, जो ये S2 है ना, ध्यान सुना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन S सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल। अब थोड़ा लैंग्वेज को समझो आराम से, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दबाजी में गलती करता है। मैंने आपको एक सबशेल बताया, कौन सा सबशेल बताया? S। पर सबशेल S, सिर्फ S बोल देने से काम चलेगा क्या? पहले लेक्चर से बता रहा हूं, S के साथ ये भी तो पता होना चाहिए कि 1 का S है कि 2 का S है कि 5वें का S है। S बोलने से क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, मतलब आपको शेल नंबर बता दिया आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट को N, N-1, N-2 किससे दिखाते हैं? N से। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन NS के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आंसर? अगेन 0 to 2 है बेटा, यस। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर, मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। जैसे अभी रेंज बना था 9 से 18, तो मैं ये भी तो पूछ सकता था कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस क्वेश्चन में कितने होते? तो 9। मैक्सिमम कितने होते? 18। जैसे यहां पर अभी 0 to 2 चल रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितना हो सकता है? 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, आंसर इज 2। आगे क्वेश्चन सुनिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल, कौन सबशेल? ऑफ पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पक्की बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, या मिनिमम बोल देता हूं या मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबशेल नहीं बोला था, ऑर्बिटल बोला था। एक डब्बे में मैक्सिमम, ऑर्बिटल बोल रहा है कि सबशेल बोल रहा है कि शेल बोल रहा है। बहुत इत्मीनान से सुने, बहुत इत्मीनान से पढ़े, मतलब शेल का सबशेल हो जाएगा, सबशेल का ऑर्बिटल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान रखना कि शेल बोला है कि सबशेल बोला है कि ऑर्बिटल बोला है। ऑर्बिटल का मतलब एक डब्बा, एक डब्बे में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, बात पक्की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, determine the number of electrons in pre-penultimate shell, determine the number of electrons in pre-penultimate shell of F block elements, pre-penultimate shell of F block elements। ठीक है, ऑप्शंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। थोड़ा आप लॉजिकली पहले क्वेश्चन को समझिएगा ना, अभी ऑप्शन तो साइड में रखो, अपन क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने का पैटर्न समझो। सबसे पहली बात, आपको किसके ऊपर फोकस कराया गया है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आपको इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बतानी है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी किसके लिए बतानी है? किसी एलिमेंट के लिए बतानी है, किसी ब्लॉक के लिए बतानी है, किसी ब्लॉक के लिए बतानी है। पर्टिकुलर एलिमेंट बोला होता, मान लो सोडियम बोलता तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख देता, पर यहां पर क्या बोला है? एफ ब्लॉक।
तो पहली बात, मुझे एफ ब्लॉक को, पूरे एफ ब्लॉक को समेटना है तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और एफ ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 n-1d 0 और 1, और उसके बाद आ जाता है बेटा n-2f 1 to 14। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एफ ब्लॉक के प्री पेनल्टीमेट शेल बोला है या सब शेल बोला है? शेल बोला है। प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट मतलब हमारा फोकस n-2 पे चला गया। अब देखने में ऐसा लगेगा कि n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 से 14। बच्चा ये टिक करके आएगा, लेकिन नहीं। धमाल मूवी देखी है? एरोप्लेन वाला सीन याद है? ये लाल बटन था, आपको उसमें एक लाल बटन दिख रहा होगा, दबा दिया, नहीं दबाना था। याद आ रहा है सर? तो आपको इसमें एक लाल बटन दिख रहा होगा, दबा दिया, नहीं दबाना, हरा बटन दबाना था, ठीक है ना? हाँ, तो अभी समझना पड़ेगा कि इसके अंदर दिखेगा तो 1 to 14, लेकिन 1 to 14 है नहीं एक्चुअल में। ये तो कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है। अब एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है तो आप खुद बताइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के बेटा सभी लोग। इसमें कितने शेल दिख रहे हैं? एक तो n दिख रहा है, एक n-1 दिख रहा है, एक n-2 दिख रहा है। हालांकि हमारा फोकस अभी n-2 पे होना चाहिए, लेकिन मैं सबके लिए लिखा दे रहा हूं ताकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो अपन को सब कुछ पहले लिखा हो। एक शेल है n, एक शेल है n-1 और एक शेल है बेटा n-2। मुझे बताइए, NH शेल, सेम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाना चाहिए? उस शेल के S, फिर उसी के P, फिर उसी के D, फिर उसी के F। लेकिन आपको दिखा क्या रखा है? S दिखा रखा। इसका मतलब इस शेल का इलेक्ट्रॉन केवल और केवल S में गया। क्या S अगर लिखा है इसका मतलब कुछ छुपा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि पहले इसी में जाता है, जो लिखा है वो लिख दो एज इट इज। इधर आइए, n-1 के लिए आपको क्या दिखा रखा है? D। बेटा n-1 कोई भी शेल हो, कोई भी शेल हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल के S में जाएगा, फिर उस शेल के P में, फिर उसके D में। आपको D दिखा रखा है, इसका मतलब क्या यहां कुछ हिडन है या नहीं है? है। कौन छुपा हुआ है? S और P। तो आपको एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरह से S2P6 लिख देना, और D का जो रेंज दे रखा है उसको ऐसे ही लिखना, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इधर आइए, n-2 कोई भी शेल हो, इलेक्ट्रॉन क्या उस शेल के डायरेक्टली F में जा सकता है? नहीं, पहले उस शेल का क्या भरेगा बेटा? S, फिर भरेगा P, फिर भरेगा D, और लास्ट में आएगा 1 to 14। अब हमारा फोकस n-2 पे, मतलब n-2 पे है। अब आपसे पूछा गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 2 + 6 + 10, ये तो फिक्स है, 18 तो फिक्स है, ये तो आना ही था। अगर F में 1 गया तो 18 + 1 19, और अगर मैक्सिमम पे चले जाए तो 18 + 14 कितना हो जाएगा? 32। सो द रेंज विल बी 19 to 32। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, determine the number of electrons in S subshell, determine the number of electrons in S subshell of outermost shell of F block elements। ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, डायरेक्ट आंसर देना है आपको। अब लॉजिकली हमको समझ में आना चाहिए ना, फोकस किसके ऊपर करा है? पहला तो एफ ब्लॉक के ऊपर, तो ये एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा ही हुआ है आपके सामने। उसमें कौन से शेल के ऊपर फोकस करा है? आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ शेल पूछा है या सब शेल पूछा है? सब शेल पूछा है। कौन सा सब शेल पूछा है? एस। इसमें कुछ भी हिडन नहीं है,
इसमें क्लियरली एक ही डेटा आएगा और वो क्या होगा 2, कोई रेंज वेंज नहीं है इसमें, सिर्फ हर केस में NH2 आएगा ही आएगा, तो आंसर इज 2। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अभी मैंने शेल और सबशेल पे बात करी, एस सबशेल लिखाया, वो SPDF में से किसी के भी बारे में पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन और चाहो तो लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिखे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन मर्क्यूरी Hg, एटॉमिक नंबर 80। अब अपने को याद होना चाहिए जिंदगी कबाड़ा हो गई, मर्क्यूरी की पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। जिंदगी कबाड़ा हो गई, ग्रुप नंबर 12 ZnCdHe। बेटा ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, और 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड। 6th पीरियड के लिए इनर्ट गैस आएगी 5th पीरियड की, तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आ जाएगा जेनॉन, एटॉमिक नंबर 80 है इसका, है ना, जेनॉन। उसके बाद क्या आ जाएगा 6s2, उसके बाद क्या आ जाएगा 5d10, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन मर्क्यूरी, क्लियरली आंसर दिख रहा है, कितना हो जाएगा 30। इनऑर्गेनिक है, दिखा गलत कराए। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आपको डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? अरे ये तो 5d है भाई, क्या इसके अंदर छुपे हुए हैं? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 30। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता कि नंबर ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स इन मर्क्यूरी, तब आंसर कितना हो जाता 10, क्योंकि आपने 5d पे फोकस कर दिया। लेकिन अभी d पूछा है तो d का मतलब 3d 4d 5d, जिसके भी जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे आएंगे। तो बेटा 5d आने का मतलब है 3d 4d ऑलरेडी हिडन है, फुलफिल्ड है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, लिखिएगा, determine the number of f electrons, determine the number of f electrons in लॉरेंसियम। इधर देखो, ये लास्ट में ये लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, अभी आज ही पढ़ा इसलिए ये वाला एलिमेंट। करेक्ट आंसर इज 28। क्यों है? क्योंकि इसमें 5f तो दिख रहा है, लेकिन 5f से पहले क्या अंदर 4f भी छुपा हो कहां? अब ये अपने को पता होना चाहिए कि अंदर 4f14 भी बैठा हुआ है, और तब जाके 5f14 आया होगा। तो 14 तो 5f के और 14 तो 4f के, तो टोटल 14 प्लस 14 कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 28। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिडन कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना है। अब देखो हिडन पे और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, चलिए उसके ऊपर बढ़ते हैं। अभी तो हमने सिर्फ, है ना, बेसिकली ये वाले जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे उस पर डिस्कस करा, इसी को आगे और बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, determine the general electronic configuration for alkaline earth metals, from the given. चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लिख लें फटाफट इसको। अब इसमें से दो ऑप्शन तो हमारे बहुत क्लियरली एलिमिनेट हो जाने चाहिए, है ना, इतना तो सभी लोग कर ही लेंगे कि भाई आपको चार ऑप्शन दिए और किसके ऊपर फोकस करने को बोला है? अल्कलाइन अर्थ मेटल।
अब मुझे ये बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ब्लॉक का मेंबर होता है एसपीडीएफ में से? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 2। तो ग्रुप नंबर 1 पे बात हो रही है, 2 पे बात हो रही है, 2 पे। तो बेटा एस ब्लॉक का जो दूसरा ग्रुप है इसके ऊपर हमारा फोकस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जरा पीरियोडिक टेबल के डिजाइन पे फोकस करिएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल पे हमारे 2 केसेस हैं, एक तो NH2 वाला भी केस बन सकता है, एक NH2 वाला, ये दोनों। मतलब बी और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अगर अल्कली मेटल बोला होता तो NS1 पे हमारा फोकस हो सकता था, अल्कलाइन में हमारा फोकस किस पे आएगा? NH2। अब प्रॉब्लम ये है कि NH2 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके अलावा इसमें से डिफरेंस आपको समझना है कि भैया कहां पर क्या होगा। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन N-1 डी में चला जाता है NS के बाद, NS 0 to 2 टाइप का, और उसके बाद N-1 डी में चला जाता है, तो वो एलिमेंट S ब्लॉक का होता है या D ब्लॉक का होता है? डी। और अगर NH2 के बाद N-1, अब ये देखो कुछ लोग ये सोचेंगे सर N-1 कहां से आया, S ब्लॉक में तो सिर्फ NS होता है, तो उस पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ये तो इनर शेल है, बात ध्यान सुनना। एक लाइन बोल रहा हूं, नोट बना के लिखना, ये काम आएगा आगे भी। नोट बनाइएगा, लिखिएगा। S ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए, S ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए। S ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। लेकिन साथ साथ N-1D, N-2F and NP, N-1D, N-2F and NP खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए, खाली होने का मतलब है 0 होना चाहिए उसमें, खाली होना चाहिए। ये जो लाइन लिखा है इसका मीनिंग समझना। इधर देखो बेटा, 2 मिनट है ना, लॉजिकली समझिएगा चीजों को, रटने का कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर होना है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर फिल होना चाहिए, यस और नो? यस। तो इसको हमने बोला कि किसी भी एलिमेंट को अगर एस ब्लॉक का होना है तो उसका एनएस में 1 या 2 होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी एलिमेंट के एनएस में 1 या 2 है और साथ ही साथ उसके एनपी में इलेक्ट्रॉन चला गया, एनएस में 1 या 2 है और साथ साथ एनपी में चला गया, तो मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है या पी में जा रहा है? पी में जा रहा है। और अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला जाता है तो वो बताओ एस ब्लॉक का मेंबर हो जाता है या पी ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। तो अगर उसको एस ब्लॉक का होना है, एक एक करके समझते हैं, अगर उसको एस ब्लॉक का होना है तो एनपी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। यही तो हमारा सीक्वेंस था, स फ ड प। मुझे बताओ, इस सीक्वेंस को देखो, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो एनएस में 1 या 2 होना चाहिए। लेकिन एनएस में 1 या 2 होने के साथ अगर इलेक्ट्रॉन N-2F में चला गया तो बताओ वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर NS के बाद इलेक्ट्रॉन N-2F में चला जाता है तो वो एलिमेंट S ब्लॉक का नहीं कहलाएगा, F ब्लॉक का कहलाएगा। इसलिए क्या N-2F में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या खाली होना चाहिए? बेटा खाली। अच्छा मुझे बताओ, अगर NS के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं N-1D में एंटर कर जाता है तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा या D ब्लॉक का बनेगा? D ब्लॉक का। तो अगर उसको S ब्लॉक का होना है तो N-1D में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। और सिमिलरली अगर उसको S ब्लॉक का होना है तो ये भी तो खाली होना चाहिए, क्योंकि ये सब हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं चला गया तो वो कौन से ब्लॉक का बन जाएगा? इधर गया तो F ब्लॉक, लास्ट इधर गया तो D ब्लॉक, लास्ट इधर गया तो P ब्लॉक। हमें चाहिए S ब्लॉक। S ब्लॉक के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ N-1D, N-2F और NP खाली होना चाहिए। सुनना बात को ध्यान से। मुझे बताओ, N-1D खाली बोला मैंने, ध्यान सुनिएगा, तो N-1D खाली होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या सेम शेल में क्या इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डी में जा सकता है क्या? नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि N-1 शेल खाली होना चाहिए, मैंने बोला N-1 का डी खाली होना चाहिए।
अगर n-1 का d खाली रखता हूं तो क्या इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है पहले से? इसके अंदर s और p तो छुपा बैठा है, उसको खाली नहीं करना है। मैंने ये नहीं बोला कि n-1 का s या n-2 का n-1 का p खाली, मैंने बोला n-1 का d खाली होना चाहिए, d खाली होना चाहिए। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। इधर आइए, मैंने बोला n-2 का f खाली होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि f में 0 होना चाहिए, पर क्या f से पहले n-2 का s p और d ऑलरेडी भरा हुआ होगा बेटा? ये भरे हो सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली होना चाहिए। ये भरे हो सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली होना चाहिए। ये कहने का मतलब है। तो ये स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने लिखा, ठीक है? हो गया समय? अभी घंटे बजे किसके? अभी है 2 मिनट 5 मिनट। चलो, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ns के बाद n-1 d में इलेक्ट्रॉन चला जाता तो ये बेटा डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो n-1 के डी पे फोकस करना है। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए n-1 का डी क्या होना चाहिए था? खाली। तो n-1 का डी यहां पर खाली है और इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। Determine which general electronic configuration represents main group elements, मेन ग्रुप कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं, 3 में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोल दे या नॉर्मल एलिमेंट्स बोल दे या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल दे, सब एक ही टर्म है। अब देखो, मेन ग्रुप या नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है, पहले तो वो जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात, मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? तो एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं ना, कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर नोन एज मेन ग्रुप। बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान समझना इस बात को। मार्केट में ये टर्म चलती है रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, मेन ग्रुप बोल देते हैं। आपको रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाते वक्त कई संस्थानों में यह बताया जाता है कि एस और पी को लेना है और इसमें से इनर्ट गैस को हटा देना है। ये चलता है मार्केट में। एस और पी लेने का मतलब है ग्रुप नंबर 1 और 2 ले लिया, और पी कहने का मतलब है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आता है पी ब्लॉक में, और उस पी ब्लॉक में से ग्रुप 18 को हटा देना है। तो देखने में ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहा गया है? एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 18। ये चलता है मार्केट में, पर एनसीईआरटी इससे इत्तेफाक नहीं रखता, और अपने को नंबर किसके हिसाब से मिलेंगे? एनसीईआरटी। अब ये सही है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर बात नहीं कर रहा हूं कि ये सही है या गलत है, बात चल रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी साफ शब्दों में लिखता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोला जाता है? एस एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली, एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एस और पी ब्लॉक को कंबाइंड फॉर्म में लेना है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो जस्टिफाई कर जाएगा? भैया, एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1 to 2, और पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NP1 to 6, जो कि गलत है। दिस वन। क्यों ये सही है? क्योंकि मुझे एक बात बताना, क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है।
और अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनपी खाली होना चाहिए। तो एक्चुअल में देखने में ऐसा लगेगा कि सर ये एस ब्लॉक है ये पी ब्लॉक है, लेकिन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एनपी में क्या होता है, 0 होता है। तो वो भी यहां पर ऐड हो जाएगा। और अगर ऐसे समझ ना आए तो सीधा सा तरीका मैं शुरू से बोल रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। मुझे बताओ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड में केवल सप होता है तो एस और पी आ जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करते करते अपन नियॉन तक चले गए। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आ जाएगा, 1s2 2s1। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p6। अब ये 1s2 को तो भूल जाओ क्योंकि वो तो सब में कॉमन है। हमें केवल n पे फोकस करना है। n मतलब आउटर मोस्ट शेल, दैट इज 2। कंबाइन करिए, यहां पर लिथियम से लेकर नियॉन तक अगर इसको मैं ns लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉन की चेंजेस कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर 2 तक। तो ns 1 to 2 तो सभी में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब p को देखिए, अगर 2p को np लिखता हूं तो बताइए देखने में क्या लग रहा है, p1, लेकिन भैया यहां पर 2p 0 भी तो है। तो इसीलिए वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, np 0 to 6। तो मोर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ns 0 to 2 np 0 to 6 है। यहां तक नोट कर लीजिए, आगे का डिस्कशन कल बढ़ाएंगे।